इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन ने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया शुड टेक इन टू कंसिडरेशन चाइनीज कल्चर व्हेन यू डिवाइज योर पॉलिसी विद रिगार्ड टू चाइना। यहाँ पर वो स्पेसिफिकली हिंट कर रहे थे चाइना सफर्स फ्रॉम मिडिल किंगडम सिंड्रोम। चाइना अपने आप को दुनिया का केंद्र मानता है एंड चाइना इज गोइंग टू बी एक्सपेंशनिस्ट पावर ओनली। ये ऑब्जर्वेशन माओ जेडोंग की पॉलिसी के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी थे इन द इनिशियल ईयर्स व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। उनका मानना था कि आप कितना भी मान लीजिए इंडिया चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चाइना की हिस्ट्री उसके कल्चर में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा और उसका नुकसान इंडिया को होगा। ऐसे में ओनली स्ट्रेटजी वी कैन रिलाई ऑन इज रियलिस्ट स्ट्रेटजी। अपनी आंखें खोलकर रखें, एक्सपेक्टेशंस में न जाएं कि ऐसा हो जाना चाहिए, देखिए कैसा हो रहा है। इसको हम कहते हैं हिंदी में यथार्थवाद इन विद रिस्पेक्ट टू थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि रियलिस्ट, जैसे कि आइडियलिस्ट। तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव का कहना है कि जब भी आप चाइना के साथ रिलेशंस को बनाएं, यू शुड कंसिडर पावर एज योर ओनली फ्रेंड, एंड व्हेन यू से पावर you should consider only your power, not power of your friend। जैसे कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम यूएसए के बारे में सोचते हैं, आप मत सोचिए। yes that should be part of your strategy but you cannot rely totally on it। क्यों? क्योंकि वो कभी भी बदल सकती है ना। तो अब गालवान में जो हुआ, तो उसके बाद अभी जो एलएसी को लेकर एग्रीमेंट हुआ, तो ये मत समझ लीजिए कि चाइना इज एक्चुअली एग्रीइंग बिकॉज चाइना वांट्स पीसफुल बॉर्डर, क्योंकि अभी भी चाइना ने वो एलएसी वाला जो पार्ट है, उसके अक्साई चीन वाला पार्ट तो कब्जाया हुआ है। लेकिन वो सेटलमेंट केवल सेटलमेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन हो, चाइना की नज़र कहीं और हो, क्योंकि रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चाइना ने 22 नए विलेजेस बनाए हैं भूटान में। तो आप कहेंगे भूटान में बनाए ना, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम? अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। पहले हम जानते हैं गालवान में क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और उससे पहले क्या हो रहा था। फिर ये रीसेंट एलएसी एग्रीमेंट है क्या, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। चाइना क्यों रिजेक्ट करता है भाई ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, उसका क्या रीज़न है? आप कहेंगे रीज़न थोड़ा ना होता है चाइना का, नहीं। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो दूसरे के रीजंस को भी समझना चाहिए, चाहे वो कितने ही यू कैन से बेसलेस हों, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। दैट इज द बेसिस ऑफ डायलॉग, राइट। चलिए चलते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भूटान की पॉलिसी, भूटान में आ रहे बदलाव, क्या वो इंडिया के लिए कंसर्न है, इंडिया को क्या करना चाहिए। रिसेंटली आपने सुना कि एलएसी को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि अभी ग्रेजुअली, मतलब सून, इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू टेक स्टेप्स, जिससे कि 2020 से जो पहले स्टेटस था हमारे एलएसी, स्पेशली गालवान पेंगोंग त्सो वाले एरिया में, वो वैसा स्टेटस हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद से दोनों में जो एस्केलेशन हुआ, फिर स्टैंड ऑफ बना रहा, चाइना भी इंडिया की टेरिटरी के कुछ अंदर आकर बैठ गया। लेकिन भाई ये हुआ कैसे था, हुआ क्या था? तारीख 15 जून 2020 जब ये कन्फ्रंटेशन हुआ, ये क्लैश हुआ। देखिए एलएसी, पहले मैप को देखिए, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो डॉटेड एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये रेड स्पॉट्स नहीं। जो रेड स्पॉट है यहां पर ऊपर आपको देखेगा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, जो चाइना को लगता है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया ने यहाँ पर बेस बना लिया। अरे भाई साहब बनाए क्यों ना, इसके ऊपर ये काराकोरम पास है। आप क्या चाह रहे हो कि यहाँ पर इंडिया को वीक रखो? ये हमारा लद्दाख रीजन है पूरा का पूरा, आपने इसका एक पार्ट अभी कब्जाया हुआ है। जो कन्फ्रंटेशन का पॉइंट था वो ये था गालवान वैली, इसको PP14 कहा गया है। PP14 का मतलब पेट्रोल पॉइंट 14। पहला क्लैश यहाँ पर होता है और उसके बाद क्लैश यहाँ पर होता है पेंगोंग त्सो, नीचे आप देख रहे होंगे पेंगोंग त्सो, क्योंकि पेंगोंग त्सो लेक इस पूरे एरिया में है। तो ये जो अक्साई चीन वाला ये वाला एरिया भी है, मतलब एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस साइड भी है और इस साइड भी है, यानी कि इंडिया वाले साइड भी है। तो चाइनीज फोर्सेस अपने आप को इंडिया वाले साइड फर्दर पुश कर रहे थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना कहता है ये एक्चुअली हम तो नहीं मानते, ये पार्ट तो पूरा तिब्बत का पार्ट होता था, ये तिब्बत रीजन। हमने कहा भाई कैसे नहीं मानते, मतलब
मतलब चाइना का कहना था कि हम इस वाले एरिया को नहीं मानते, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो टेम्पररी है क्योंकि वो इंडो चाइना वॉर के बाद ये तो बीच का सेटलमेंट है। वैसे वी एक्चुअली हैव क्लेम टू मोर एरिया। हमने कहा क्यों नहीं मानते भाई, ये वाला लाइन है ना आपका, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो आप आगे आ गए हैं। तो चाइना का कहना है कि ये जो आप बता रहे हैं ना, ये लाइन एक्चुअली ये जम्मू एंड कश्मीर जो एक होता था, यहाँ पर जो डोगरा किंग्स होते थे उनकी नहीं होती थी। इनका कहना है कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इस जगह पर तिब्बत शासन था, और तिब्बत जो है वो चाइना की जो मतलब चाइनीज़ डायनेस्टी के अंडर था, मतलब चाइनीज़ जो मोनार्की थी उसके अंडर था। इसको हम कहते हैं किंग शासन, QING, किंग शासन के अंदर था। लेकिन फिर वहाँ ज़नाए रेबेलियन हुआ, वो डिक्लाइन हो गया। तिब्बत ने कहा हम आज़ाद हैं, और तिब्बत को फिर उन्होंने कहा भाई नहीं, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम हमारे हो, और तुम्हारा जहाँ जहाँ हमको लगता है कि तुम्हारा एरिया था वो सब हमारा है। ये देखिए क्या चल रहा है। लेकिन इसके पीछे थी स्ट्रेटजी। ये आपको एक पतली सी लाइन दिख रही होगी, ये लाइन एक्चुअली इधर आपका पड़ता है जिंगजैंग रीजन और इधर पड़ता है तिब्बत। इसको कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे है, इसको G219 कहते हैं। तो चाइना फर्दर इसको एक्सपेंड कर रहा था क्योंकि चाइना को लगता है ये उसकी लॉन्ग टर्म यू कैन से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए नेसेसरी है। तो ये तो थे हॉटस्पॉट्स, यू कैन से ये थे वो पॉइंट्स जहाँ पर ये कन्फ्रंटेशन हुआ। तो क्या हुआ, किस जगह हुआ, लेकिन हुआ क्यों? देखिए 6 जून की बात है, लोकल मिलिट्री कमांडर्स आमने सामने आए और देखा कि भाई ये जो रीजन है इस लोकेशन में, देखिए ये डॉटेड लाइन के इस साइड तो इंडिया का रीजन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो भाई डॉटेड लाइन के इस पार ये चाइना ने प्रेजेंटली ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन इस पार तो नहीं आना चाहिए था। यहां पर हो गया आमना सामना इंडिया और चाइना फोर्सेस का। कहा आप कैसे, वो पूछ रहे हैं आप कैसे। तो क्योंकि कुछ रीजन को एक्चुअली पेट्रोल फ्री जोन रखा गया। पेट्रोल फ्री का मतलब वहां पर पेट्रोलिंग पार्टीज नहीं आती थी, या आती थी तो प्रायर कम्युनिकेशन से आती थी कि भाई अभी इस एरिया में हम पेट्रोल कर रहे हैं तो अभी आप मत कीजिएगा, फिर वो पेट्रोल पार्टी वापस चली जाती थी। तो इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर पेट्रोल पार्टीज आपस में आ गई, आमने सामने आ गई, तो फाइनली फैसला हुआ कि भाई आप पीछे हट जाइए, यहाँ पर कोई टेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। बाद में हमारी फोर्सेस ने देखा कि यार इन्होंने तो 2 टेंट लगा रखे हैं, तो हमारे लोकल मिलिट्री कमांडर्स ने कहा कि भाई इन टेंट्स को हटाइए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चाइना ने कहा कि ठीक है हम टेंट्स को हटा लेते हैं। हमने कहा चलो भाई मैटर सॉल्व हो गया, वापस चले गए। पता लगा जब वापस आए, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वापस आई, तो पता लगा इन्होंने 2 नए टेंट लगा लिए। वो वाले टेंट हमारे सामने हटा लिए। अब जो 2 नए टेंट लगाए हैं, एक टेंट तो रिज पर लगाया है जिससे कि ये बेटर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हमारी पेट्रोलिंग पार्टी का कि हमारी पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया में कहाँ है। तो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी यानी कि हमारे जवानों ने कहा भाई ये क्या मजाक चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आप कैसे, आप इसको हटाइए। और दूसरे वाले टेंट को हटाकर हमारी फोर्सेस ने उसमें आग लगा दी, हटा दिया उसको कि भाई तुम मान ही नहीं रहे। अब इसको लेकर फिर वो कन्फ्रंटेशन हुआ और इसमें हमारे कर्नल संतोष बाबू ये शहीद भी हो गए। महावीर चक्र से नवाजा गया इनको बाद में। तो अब इसमें मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि 20 इंडिया से और 40 के लगभग चाइना से कैजुअलिटी एंड इंजर्ड हुए। अब ये तो डेटा है, लेकिन इसके बाद चाइना माना नहीं। चाइना ने गालवान वाले एरिया में वैली में कब्जा कर लिया। चाइना ने कहा ये पूरा एरिया तो हमारा है। हमने कहा भाई ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस साइड तुम्हारा कब से हो गया? तो इनका कहना है कि नहीं, ये वेस्ट टू दिस लाइन इज आर्स बिकॉज दिस लाइन इज नॉट क्लियर इन योर मैप। हमारे हिसाब से ये है, मतलब वही कन्फ्रंटेशन कि भाई ये एरिया हमारा है। अब इसके बाद जब जून में ये हो गया था तो जून में चाइना थमा नहीं। अब नीचे आ जाइए, गालवान के बाद नीचे आ जाइए हॉट स्प्रिंग्स एंड पेंगोंगसो। यहां पर भी हमने देखा कि चाइनीज फोर्सेस इस तरफ बढ़ रही हैं, तो चाइना इंडिया की तरफ इंटरवीन कर रहा है। पेंगोंगसो लेक फिंगर 4, जैसे पेंगोंगसो लेक यहां से आ रही है ना पूरी, तो इसके ये वाला जो लैंड है, जो बैंक्स हैं, उस पर भी कब्जा कर लिया। तो यहां पर फिर कन्फ्रंटेशन। अब उसके बाद अब फाइनली जब कन्फ्रंटेशन हो गया तो एक स्टैंड ऑफ, मतलब वहीं के वहीं, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है। तो अब इसके लिए बातचीत होने लगी। 9 राउंड ऑफ टॉक्स हुई और फाइनली फरवरी 2021, यानी कि सितंबर में ये हो गया था पेंगोंगसो, फरवरी 2021 में इन्होंने कहा कि चलो भाई हम ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट करेंगे। लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं बनी क्योंकि दोनों को लग रहा था कि भाई हम पीछे गए तो ये फॉरवर्ड पोस्ट पर आ जाएंगे, ये कब्जा कर लेंगे, फिर इन्हें हटाना भारी है। फिर उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर वैंग यी, ये आपस में मिले SCO की मीटिंग के बाद। इन्होंने कहा दैट अगर इतने क्लोज हमारी फोर्सेस एक दूसरे के हैं तो एक डेंजरस सिचुएशन है हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है।
तो फाइनली अब ये फुल डिसएंगेजमेंट की बात सामने आई कि फुल डिसएंगेजमेंट, अब ये मत मान लीजिएगा कि अच्छा दोनों फोर्सेस एक दूसरे से दूर चली जाएंगे एकदम से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बताई है, उसमें 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, डिसएंगेजमेंट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, क्लोजनेस नहीं रखेंगे, दूर जाएंगे। प्लस फिर करेंगे डी एस्केलेशन, यानी कि जो टोटल आपने यहाँ पर फोर्सेज लगाई हुई हैं, जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं, उसको तो कम कीजिए, इसको कम कीजिए। फिर इसके बाद होगा डी इंडक्शन। इसका मतलब है कि अब फिर हम उस वाले स्टेटस पे चले जाएंगे जो 2020 जून 2020 से पहले था, यानी कि भाई अपनी अपनी पोजीशन पर वापस चले जाइए, राइट, गालवान से पहले। अब कई लोगों को लगने लगा यानी कि यार चाइना तो अब सुधर गया, चाइना अब ऐसा नहीं करेगा। अच्छा जी, फिर ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि यहां पर भूटान वाले एरिया में 2 जगह पर, ये डोकलाम वाला रीजन, इससे पहले भी हमारा 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ, और इस वाले रीजन में, यानी कि ये हो गया, मतलब एक तो ये वाला रीजन हो गया नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए, और ये वेस्ट वाला रीजन, दोनों जगह 22 लगभग नए विलेजेस आ गए। अब ये नए विलेजेस इस समय पर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे इंडिया को क्या प्रॉब्लम? अरे इंडिया को प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहां पर विलेजेस का आने का मतलब है कि ये इंडिया और भूटान और जो चाइना है, इसका जो ट्राइजंक्शन है, इस पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। चाइना को चाह रहा है, तो जरा देखते हैं क्या चाह रहा है। तो ये जो विलेजेस हैं, इसमें एक यूनिक बात यह है कि ऐसे रीजन में बनाए गए जिनकी कनेक्टिविटी भूटान के अर्बन सेंटर से कम और चाइना के टाउन से बनी हुई है। तो यानी कि चाइना इस पर अपने क्लेम को सॉलिडिफाई करना चाहता है। ये देखिए, करीब 7,000 के आसपास लोग। अब जरा ये देखिए, ये आपको ऐसे विलेजेस लग रहे हैं क्या कि रैंडमली कोई जो हर्डर्स थे, शेफर्ड्स थे, उन्होंने बना दिए होंगे? इतने सिस्टमैटिक ढंग से कोई वहां के लोकल विलेजर्स ने थोड़ा ना बनाए हैं। इसके पीछे है चाइनीज मिलिट्री। तो चाइनीज मिलिट्री की स्ट्रेटजी इसमें क्या है? एक्चुअली इसकी रूट है 1990s में। उस कहानी पर जरा चलते हैं। हुआ क्या कि ये जो भूटान वाला ये रीजन है ना, इस पर तो वो शुरू से क्लेम, मतलब इस पे वो क्लेम कर रहे थे 1982 के आसपास यहाँ पर, क्योंकि जब चाइना बन गया उसके लगभग 30 साल इन्होंने इस पर क्लेम नहीं करा, इस वाले रीजन पर। फिर इसके बाद कहने लगे नहीं नहीं, ये तो हमारे वाला एरिया का पार्ट है, क्योंकि तिब्बत का पार्ट है और तिब्बत हमारा है, तो ये वाला एरिया भी हमारा है, ये क्लेम करने लगे। फिर ग्रेजुअली उन्होंने इस एरिया में भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, और अभी तो खबर ये है कि वो यहां पर एक है सैकटेंग एरिया, उस पर भी क्लेम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई यहां समझ में आता है चाइना है, यहां समझ में आता है चाइना है, तो भाई वो चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, यहां तो चलो वो क्लेम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये सैकटिंग वाले एरिया में यहां पर कैसे क्लेम कर रहा है, ये तो इंडिया है और ऊपर चाइना, ये पूरा भूटान है, यहां पर बीच में कैसे चाइना आ गया? सोच रहे होंगे आप। उसका रीजन ये है क्योंकि चाइना इंडिया के इस वाले रीजन को अपना रीजन बताता है ना, अरुणाचल प्रदेश, तो उसका मतलब है कि ये वाला रीजन भी चाइना का, और इसके साथ साथ भूटान का इस वाले एरिया को भी चाइना ही क्लेम कर रहा है। और चाइना को एक बार में याद नहीं आता, ये चाइना ग्रेजुअली क्लेम करता रहता है। अरे भूल गए थे 1990s में, चलो इस पे क्लेम करते हैं, फिर इस पे क्लेम करते हैं। ये सबसे रीसेंट क्लेम है चाइना का, राइट। अब कोई इनसे पूछे तुम्हें, मतलब अगर तुम्हारे सही में एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट होता तो भाई 1940s से इस समय तक कैसे आ रहे हैं, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? यानी कि इसके पीछे क्या है? वही जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इसके पीछे। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, इन्होंने इन विलेजेस को बनाकर यहाँ पर 7,000 के आसपास लोगों को बसा दिया। चाइना ने कहा कि देखो हम तो ऐसा ना करते, हमने आपको 1990s में ऑफर दिया था कि आप ना ये वाला पार्ट हमें दे दो, डोकलाम वाला पार्ट, लेकिन आपने दिया ही नहीं, तो इस वजह से हमें ये क्लेम बढ़ाने पड़े। मतलब ये ऑफिशियली नहीं कहते, लेकिन ये हम समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे के एरिया को बार बार क्लेम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, वहाँ पर अपने सेटलमेंट कर देंगे, विलेजेस बना देंगे, फिर उनकी कनेक्टिविटी अपने चाइनीज़ टाउन से कनेक्ट कर देंगे, तो भाई जब वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट आप खड़ा कर देंगे तो फिर आप उसको ये कहेंगे कि देखो हमें चाहिए तुमसे इतना छोटा सा हिस्सा और इसके बदले हम देंगे तुम्हें इतना बड़ा लैंड। तो भूटान भी सोचेगा कि यार छोटा सा हिस्सा और वहाँ पर मिलेगा ज़्यादा लैंड, चलो इससे कम से कम चाइना के साथ रिलेशंस तो स्टेबल हो जाएंगे, फिर तो डिस्प्यूट नहीं होगा। इंडिया का कहना है भूटान को, देखो इस गलत फहमी में मत रहना, पहली बात तो एरिया तुम्हारा ही तुम्हें दे रहा है, क्या बकवास बात है ये। इसको हम कहते हैं सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। ये हमारे जो फॉर्मर सीडीएस हैं मिस्टर बिपिन रावत, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, इस शब्द का, अपनी स्पीचेस में कई बार, चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। वो नए नए स्लाइस बनाकर क्लेम करता रहता है। खैर, तो उस समय भूटान जो है समझ गया था कि भाई हमें इंडिया के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना फुल्ली।
तो चाइना ने उसके बाद कहा अच्छा नहीं मानोगे, उसके बाद से चाइना अपने क्लेम बढ़ाया जा रहा है इस एरिया में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो LAC पर गालवान हुआ, तो जो नया फ्रंट है, China is going to focus on eastern side now. That is why China is expanding so much. अच्छा, दो लोकेशन क्यों? दो लोकेशन तो आपको पता लग गई, क्योंकि ये वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन, अगर इस लोकेशन पर क्लेम बढ़ेगा तो बाद में जो पैकेज डील ऑफर करता है, पैकेज डील का मतलब कि इसके कुछ एरिया हमें दे दो और उसके बदले ये वाला एरिया ले लो। अब इसमें भी इंडिया का मतलब एडवाइस है भूटान को कि देखो, पहली बात तो ये पूरा एरिया तुम्हें नहीं देगा, ठीक है। तो भूटान इज़ लाइक यार मैं भी कौन सा डोकलाम वाला एरिया दे रहा हूँ, क्योंकि डोकलाम वाला जो रीजन है, इंडिया और भूटान का मानना है कि ये भूटान का रीजन है, और यहाँ से इसके बराबर में जो आपको टेरिटरी दिख रही है, ये वाली टेरिटरी है सिक्किम। तो इंडिया, भूटान और ऊपर चाइना का ट्राई जंक्शन हो गया। अगर यहाँ पर चाइना आ गया तो उसका मतलब है कि चाइना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर और सिक्किम में हमारी जो आउटपोस्ट हैं उन पर बेटर ओवरसाइट रख सकता है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो हमें चैलेंज कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को इस वाले एरिया से कट ऑफ कर सकता है। तो ऐसे में डोकलाम को हम जाने नहीं दे सकते। इसी वजह से रोचक बात यह है कि जब ये यहाँ पर हमें पता लगा 2017 में कि भाई चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर बढ़ा रहा है इस साइड, तो इंडियन फोर्सेस चाइनीज फोर्सेस के सामने खड़ी हो गई, स्टैंड ऑफ हो गया वहाँ पर। उस समय जो भूटान की आर्मी है, जो रॉयल भूटानीज आर्मी है, वो नहीं चाइना के सामने खड़ी थी। मतलब डोकलाम भूटान का बचा, उसको इंडिया रहा है, और रॉयल भूटानीज आर्मी वो नहीं खड़ी चाइना के सामने। वो क्यों नहीं खड़ी? वो कहते देखो हमें कन्फ्रंटेशन में नहीं आना, हम 8000 लोग हैं, मतलब इनकी जो मिलिट्री फोर्स है उसमें लगभग 8000 लोग हैं। कहाँ PLA और कहाँ इंडिया? तो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है टू प्रोटेक्ट भूटान, बट भूटान इज नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू सेफगार्ड इटसेल्फ। दैट इज व्हाई इंडिया इज सेफगार्डिंग भूटान। एडवांटेज हो जाएगी ना। अब देखिए यहां पर एक जिक्र है ये जमफेरी रिज का, ये देखिए, तो ये है डोकलाम वाला एरिया, ये सिक्किम हो गया आपका। यहां पर जो आप रिज देख रहे हैं ये रहा। तो एक तरीके से रिज क्या है, ये ऐसे पहाड़ी है, तो इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है उससे एक तरीके से वो जो मैं आपको बता रहा था ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हाइट पर एज मिल जाएगी चाइना को। चाइना इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा था जिसको हमने रोका, लेकिन हमने वो तो रोक दिया, लेकिन अभी भी डोकलाम के एक बड़े भाग पर चाइनीज फोर्सेस की प्रेजेंस देखी जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये देखी जा रही है और वहां से चलो इन्होंने LAC पे कहा डिसएंगेजमेंट करेंगे, लेकिन यहां पर अगर वो एक्सपेंड करते हैं तो भाई हमारे लिए तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये ईस्टर्न सेक्टर, है कि नहीं? तो डोकलाम के लिए जो पहले इन्होंने मांग की थी, ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं कि चाइना, मतलब जहां पर डोकलाम है उसके ऊपर यडोंग काउंटी पड़ती है, और हमारा इस सिक्किम साइड में हार्ड स्टिक पड़ती है, हमारे यहाँ पर सिक्किम पड़ता है, और भूटान के साइड पर हार्ड स्टिक पड़ती है। और हार्ड स्टिक में भी एक रोचक बात है कि चाइना का कहना है कि यार इंडिया इज़ हैविंग मिलिट्री प्रेजेंस इन भूटान। तो हमने कहा वाह, मतलब ये कौन सी बात होगी, हमारी कहाँ प्रेजेंस है? हमारे 1700 के आसपास जो है जवान वहाँ पर हैं, कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर हैं, भूटान में हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को स्टेशन किया हुआ भूटान में, वो तो केवल हम उनकी मिलिट्री फोर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं। तो चाइना का ये भी कंसर्न था भूटान से कि यार यू हैव इनवाइटेड इंडियाज मिलिट्री इन योर होम। तो हमने कहा हम ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि अगर भाई यहां पर डोकलाम पर चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, सिक्किम में हम बैठे हैं, यहां पर इसके बराबर ये जो हार्ड स्टिक है इसमें अगर इंडियन फोर्सेस हैं, तो दो जगह से अगर इंडियन फोर्सेस हो गई तो एक तरीके से हम काउंटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चाइना वो काउंटर कर पाएंगे। तो ये अपनी स्ट्रेटजी है। ये देखिए, ये डोंगलांग रीजन है, ये तिब्बत का है, तो तिब्बत को चाइना ने कब्जा लिया। तो चाइना कहता है क्योंकि ये रीजन केवल अभी तक आप मुझे देते हो, ये है चुम्बी वैली, वो कहता है इसका ये वाला जो पार्ट है ये भी मेरा है, क्योंकि ये भी डोंगलांग का है, डोंगलांग यहां तक होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने केवल यहां तक इसको रिकॉग्नाइज किया है, ये चाइना का कहना है। फिर इस पे जो डोकलाम विवाद हुआ था, मतलब स्टैंड ऑफ हुआ था, वो उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और अभी मैंने कहा ना डोकलाम के आसपास चाइना की प्रेजेंस, ये देखिए, आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि ये कुछ हर्डर्स, विलेजर्स इन दैट एरिया, तिब्बती रीजन, उन्होंने ये सब बनाया है? इतना सिस्टमेटिक तरीके से पूरा चाइनीज़ मिलिट्री, चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही प्लान है। ये देखिए 14 क्रॉस बॉर्डर विलेजेस। अब हम ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये मैप है एक्चुअली भूटान के ऊपर वाली साइड का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड का। तो उसमें ये जो बेयुल खेमजोंग एरिया है और ये मेंचुमा एरिया है, जो नए विलेजेस हमें दिखे हैं वो यहाँ पर दिखे हैं, इन दो जगह पर दिखे हैं, इसके नॉर्थ ईस्ट में। तो ये एक्चुअली वही बार्गेनिंग वेस्टर्न वाले फ्रंट के कंपैरिजन में।
कि भाई आप यहाँ पर ये है, दोनों जगह पर अपना कब्जा बढ़ाते रहो। ये है वो सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस पर ये क्लेम कर रहा है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। मतलब तीनों तरीके से भूटान इज लाइक कि भाई तुम वेस्ट में भी क्लेम कर रहे हो, नॉर्थ में भी कर रहे हो, ईस्ट में भी कर रहे हो, हर जगह अपना क्लेम बढ़ा रहे हो। किस दिन ऐसा नहीं है होना चाहिए कि थिम्पू पे ही क्लेम कर लो अपना। खैर, पैकेज डील मैंने बताई कि जो ये वाला एरिया हमें दे दो, हम ये वाला दे देंगे। लेकिन ऑलरेडी इंडिया भूटान के बीच में जो ट्रीटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि भूटान जब भी कोई यू कैन से एंगेजमेंट करेगा, कोई ट्रीटी रखेगा चाइना के साथ, तो उसमें इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को उसको समझना होगा। तो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझते हुए अभी तक उसने इस पैकेज डील को, यानी कि जो बार्गेनिंग है, ट्रांजैक्शन है कि भाई इस वाले एरिया को हमें दे दो डोकलाम वाले को और वो वाले एरिया पर हम तुम पर क्लेम छोड़ देंगे, भूटान ने इस बात को नहीं माना। जब भूटान ने नहीं माना तो इन्होंने स्ट्रेटजी देखो क्या यूज़ करी 1990s में। पहले इन्होंने कुछ तिब्बती हर्डर्स को, जो नोमैडिक होते हैं, जो शीप को लेकर जाते हैं, तो उन लोगों को इस एरिया में छोड़ दिया, भूटान वाली तरफ भेज दिया। फिर जब वो भूटान वाली तरफ गए और उनका भूटानीज पीपल के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ, तो इस बात को समझा कर भेजा कि फाइनली तुम्हें वहाँ सेटल हो जाना है। तो उन्होंने कुछ टेम्पररी शेल्टर्स बना लिए। किसने? तिब्बती हर्डर्स ने। अब चाइना ने कहा अरे तिब्बत तो अपना पार्ट है, अगर ये जो भेड़ बकरी चराने वाले हर्डर्स हैं, अगर ये इस टेरिटरी में है तो भाई साहब इनको सिक्योर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। देख रहे हो चाइना की पीएलए। तो इनको सिक्योर करने के बहाने फिर इन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को आगे भेज दिया। मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर आ गई तो पहले कुछ टेम्पररी इन्होंने शेल्टर्स बनाए मिलिट्री फोर्सेस के लिए, फिर उनकी रोड कनेक्टिविटी कर दी, और रोड कनेक्टिविटी करने के बाद क्या है, फिर तो भाई साहब इन्होंने फॉर्मल पोस्ट बना दी, और उसके बाद विलेजेस, टाउन्स, ये सब बनाने लग गए। जैसे उसमें से कुछ विलेजेस को इन्होंने टाउन जैसा फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं आगे चलता हूँ कि अगर भूटान ने एक्सेप्ट कर ली डील तो क्या होगा। ये मेरा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया शशांक त्यागी फॉर यू, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप ये टाइप करेंगे शशांक त्यागी फॉर यू तो आपको ये PDF मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, व्हाट इफ भूटान एक्सेप्ट चाइनाज डिमांड, फिर क्या होगा जी। तो आप कहेंगे सर भूटान क्यों एक्सेप्ट करेगा। भाई साहब हर देश ना अपने इंटरेस्ट में काम करता है। भूटान की जो यंग पॉपुलेशन है वो दूसरे देशों में जा रही है, तो ऐसे में भूटान के पार्लियामेंटेरियंस को लगता है कि इस यंग पॉपुलेशन को अगर भूटान में ही रोकना है तो अपनी इकोनॉमी को करना पड़ेगा डाइवर्सिफाई, और डाइवर्सिफाई करने के लिए चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? चाइना। तो आप कहेंगे इंडिया ने कुछ करा। इंडिया ने करा। इंडिया ने ये समझ लीजिए कि भूटान को सेल्फ रिलायंट बनाया एनर्जी में। जैसे कि उसमें हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, तो हमने हाइड्रो पावर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्टनरशिप करी। तो आप कहेंगे सर भूटान को तो एहसान मानना चाहिए। एहसान कोई नहीं मानता। मानता क्या है कि प्रेजेंट में हमारे इंटरेस्ट किस तरफ हैं। तो अल्टीमेटली अगर रिलेशंस अच्छे बनाकर रखने हैं भूटान से, तो कंटिन्यूसली भूटान के इंटरेस्ट में इंडिया की तरफ होना ज़रूरी है। 2023 में इनकी मीटिंग हुई, ऐसा लगने लगा कि यार ये बायलैटरल डायलॉग कर रहे हैं भूटान चाइना, कहीं ऐसा ना हो कि इनके पैकेज डील को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन उसके बाद कई एनालिस्ट ने बताया कि भाई साहब पैकेज डील में तुम डोकलाम को दे नहीं सकते, क्योंकि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर इंडिया का छत्र आपसे हटा तो चाइना क्या करे, किसको क्या पता। क्योंकि माओ ज़ेडोंग जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर थे, उनकी तो स्ट्रेटजी थी 5 फिंगर एंड पाम। तो भाई साहब भूटान तुम्हें तो एक फिंगर मानते हो, कभी भी कब्जा लेंगे। अभी 3 तरफ से तो क्लेम कर ही रहे हैं और आगे क्लेम कर देंगे। इंडिया की फोर्सेस डोकलाम में जैसे तुम्हें बचाने आगे, डोकलाम तुम्हारा एरिया है, क्या आपको लगता है कि अगर इन्होंने हमारे कंसर्न्स को रखे बिना और अपने साथ डील कर ली तो हो सकता है दिल्ली कॉल कर रहे हैं, दिल्ली कह रही है यार कॉल मतलब बिजी चल रहे हैं थोड़े हम, अगर इंडिया बिजी हो गया तो फिर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इंडिया का भी तो कंसर्न है। बिल्कुल है इंडिया का कंसर्न, उसकी भी बात करूंगा व्हाट इंडिया शुड डू। लेकिन अभी भूटान के इंटरेस्ट में इंडिया, मतलब भूटान को ज़रूरी है इंडिया, तो भूटान ऐसा करेगा नहीं। तो अभी क्या कर सकता है फिर? ये बायलैटरल बॉर्डर टॉक्स क्यों चल रही हैं भाई? कुछ तो चाहता होगा भूटान, कुछ तो मेटलाइज कर रहे होंगे बीच में। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है ऐसा हो सकता है कि डोकलाम के अलावा जो ऊपर वाला एरिया है उसमें कुछ एरिया एक्सचेंज कर ले भूटान, क्योंकि उस पर हमारे कंसर्न कुछ कम है। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया डोकलाम, इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है देख रहे हैं ना, याकचू एरिया, और उसके बाद ये सिंचुंग लोंगपा ये वाला एरिया। तो अगर भूटान ने कहा कि हम ये वाला एरिया दे देंगे, डोकलाम नहीं देंगे, तो एक्चुअली चाइना नहीं मानेगा। अगर चाइना ने सोचा चलो कुछ नहीं से कुछ ही बेटर है, तो चाइना भी यहाँ पर कुछ ही बेटर करेगा। चाइना यहाँ पर सारा एरिया जो वापस भूटान का है वो वापस नहीं देने वाला फिलहाल, राइट।
तो ऐसे में दोनों के बीच में कुछ अभी बनने नहीं वाली, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्शली एक्सचेंज हो पाएगा। लेकिन अगर पार्शल एक्सचेंज भी होने लगा, हमें तो उसके बारे में भी सोच कर चलना चाहिए ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू शुड बी रेडी फॉर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इन योर नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र हित में उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो व्हाट वी शुड डू, अब ये तो एक 3D डायग्राम है जो बता रहा है आपको, जो मैं ये जोमफेरी रिज इंडिया वाली साइड, ये डोकलाम का जो फ्लैश पॉइंट है जहाँ पर हम फोर्सेज आमने सामने आ गई थी। इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, उसमें कंसर्न क्या है हमारा? कंसर्न ये है कि भाई इस साइड बांग्लादेश हो गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हमें सामान लेकर जाना है, सिविल ट्रेड और आपका मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो अगर यहाँ पर चाइना एक्सपेंड हो गया तो इस वाले पर वो डायरेक्टली थ्रेटन कर सकता है। यहाँ पर उसने अटैक कर मैसिव अटैक कर दिया तो इंडिया की फोर्सेस यहाँ से मोबिलाइज ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो अपने आप को स्टेशन कर लेगा जलफेरी रिज पर। तो हम क्या करें भाई? तो एक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनने दो, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट रखो कि आप इस पर डिपेंडेंट ना रहो। हमारी मिलिट्री, हमारे ट्रेड को अगर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली हम बांग्लादेश के थ्रू कर सकें। सो ब्रिंग दैट काइंड ऑफ ऑफर बिफोर बांग्लादेश विच बांग्लादेश कुड नॉट रिफ्यूज। फेमस डायलॉग है, राइट? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में करना पड़ता है भाई। तो अगर अपने डिलेमा को हटाना है तो बांग्लादेश के साथ। दूसरा, डोकलाम तक पहुंचने के लिए सिक्किम वाली साइड से अपनी रोड कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग कर दो। बीआरओ ने उस पर ऑलरेडी काम किया है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस डेटा। लगभग 7 घंटे 40 मिनट डोकला तक पहुंचने में जो टाइम लगता था, क्योंकि वो म्यूल के थ्रू जाना पड़ता था, राइट? लेकिन उसको ब्लैक टॉप रोड बना दी गई है, जिससे वो समय घट गया, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है। यहाँ पर जो समय है 7 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट के आसपास, 1 घंटा रफली मान लीजिए, इतना हो गया। तो ये भी चलो भाई अचीवमेंट है। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है कि अगर वो मैसिव शेलिंग करता है, यहाँ पर हथियार की ज़्यादा बमबारी कर देता है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, तो हमें तब भी अपने सिविल सप्लाईज़ को अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुँचाने के लिए मिलिट्री सप्लाईज़ को जारी रखना है। तो वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन बिल्डिंग टनल्स। तो ऐसी टनल्स में कॉस्ट आएगा, बट भाई देश की सुरक्षा के लिए कॉस्ट क्या मैटर करती है? इसी वजह से तो हम ग्रो कर रहे हैं, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। तो हमें टनल्स पे स्पेंड करना चाहिए इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दैट कैन बी अ गुड वे। तो कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं हम कि भाई देखो, LAC में जो हो रहा है ठीक है, पॉजिटिव है, स्टेप्स उस पर होने चाहिए, डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा लाइट हो जाएं विद रेस्पेक्ट टू चाइनाज एग्रेशन ऑन भूटान बॉर्डर, राइट? दैट इज आवर कंसर्न। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर सब कुछ हो गया क्लियर तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स या फिर वाह, ठीक है? यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डायरेक्टली। कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर थोड़ा डीपर एनालिसिस, तो यू कैन कमेंट और यू कैन शूट मी अ मैसेज। क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन डोकलाम इशू एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो भाई सारे पॉइंट्स तो आपको मिल ही गए हैं लगभग। तो यहाँ पर मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली आप उन पॉइंट्स को नोट्स में अपने रख लेंगे।